जिस चीज से रिलेटेड ये चैप्टर है क्लास 12 का सिलेबस जहां से स्टार्ट होता है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके पहले हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म की स्टडी की। अब यहां से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं। तो कॉलिगेटिव का मतलब क्या होता है? तो एक लैटिन वर्ड है कॉलिगेयर। कॉलिगेयर, इस कॉलिगेयर का मतलब होता है बाइंड टुगेदर। इसी से ये वर्ड आया है जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कहते हैं कि सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको इस बात से मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं। जैसे प्रॉपर्टीज की अगर आए हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक्स में हमने और भी पढ़ा है स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। वैसे ही ये प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोला कि प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ओनली ऑन द number of solute particles in a solution but are independent of the nature of particles of solute। इसको सॉल्यूट के पार्टिकल के नेचर से मतलब नहीं है, इसे सिर्फ इस बात से लेना देना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड होने वाली प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसमें सबसे फर्स्ट वन आता है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला फॉलोइंग आर फोर चार जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डाइल्यूट सॉल्यूशन का। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। इसमें सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड वन इज elevation in boiling point. Second one is elevation in boiling point. Third is the depression in freezing point. Depression in freezing point. और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के। अब वन बाय वन हम इन सारी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। जो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले जानेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है, फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड देन आफ्टर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब ये वेपर प्रेशर है क्या? तो एक कंटेनर है और इस क्लोज्ड कंटेनर में ध्यान रहे कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। इस क्लोज्ड कंटेनर में हमने एक लिक्विड रखा। अब ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होगा। तो जो सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करेंगे और एनर्जी गेन करने के बाद it will escape out and it will form vapor, means liquid का conversion vapor में start हो गया। The process of conversion of liquid into vapor starts, liquid से vapor बनना शुरू हो गया। इस प्रोसेस का नाम आप जानते हो इवेपोरेशन होता है। After some time when a particular amount of vapor gets accumulated, जब थोड़ा वेपर यहां पर जमा हो गया तो वेपर मॉलिक्यूल और गैस मॉलिक्यूल क्या है, ये रैंडम मोशन में रहते हैं। और जब ये रैंडम मोशन में रहेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल इधर मूव करेगा, कुछ मॉलिक्यूल इधर मूव करेगा, कुछ मॉलिक्यूल इधर मूव करेगा। सिमिलरली
फ्यू मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे वेपर के जो लिक्विड में आकर के कन्वर्ट हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। नाउ वी कैन सी are reversible processes going on, and here liquid converts into vapor and vapor also give back to form liquid, means एक process evaporation का और एक process condensation का start हो गया। जैसे ही कोई रिवर्सिबल प्रोसेस आता है तो हम एक बात जानते हैं कि इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का मोस्ट स्टेबल स्टेट इक्विलिब्रियम है। हेंस यहां पर भी लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, एंड एट दैट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। नाउ जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके अमाउंट फिक्स हो जाएंगे। तो यहां पर लिक्विड का अमाउंट भी फिक्स होगा और यहां पर वेपर का भी अमाउंट फिक्स होगा। अब ये वेपर मीन्स व्हाट? गैस। अब एक बैलून के अंदर गैस है तो क्या होता है? गैस मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। सिमिलरली ये वेपर भी हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन इज रिगार्डेड एज वेपर प्रेशर। क्या बोला? कि वो प्रेशर जो एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड और सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसको हम लोग कहा करते हैं वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में एक बात हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाता है। जस्ट इमेजिन करो कि यहां पर हम लिक्विड को हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जैसे जैसे हीटिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होगा, बढ़ते जाएगा, the rate of evaporation will also increase and equilibrium will shift in forward direction. It can also be explained by the value of delta H. The process of conversion of liquid into vapor is an endothermic process, that is delta H is positive for evaporation. So on raising temperature, rate of evaporation will increase, और जब rate of evaporation बढ़ जाएगा तो ज्यादा वेपर फॉर्म होंगे, और जब वेपर का अमाउंट ज्यादा हो गया तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वन मोर फैक्टर दैट अफेक्ट वेपर प्रेशर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम जानते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम लोग जानते हैं, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में होता है डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर लिक्विड का नेचर अलग अलग है तो वहां पर लगने वाले जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उनके भी मैग्नीट्यूड क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अगर यहां पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो तो इवेपोरेशन की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन अगर लिक्विड के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अ लिक्विड मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वेपर बनने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर कम होगा। मीन्स वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन मेनली टू फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज द intermolecular force of attraction, that is nature of liquid, and second is temperature. तो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है
उसमें मैंने बताया सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। हमने यहाँ पर 3 लिक्विड को लिया है। एक लिक्विड ए है जिसमें कि वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दूसरा लिक्विड बी है जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और एक लिक्विड सी है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से एक है, तो सी का वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। अगर ए बी में ध्यान दें तो ए में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है वो वीकेस्ट है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमजोर है, और जब कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका इवेपोरेशन की टेंडेंसी इस केस में ज्यादा होगी, और जब इवेपोरेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर इस तरीके से आएगा, ए का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, बी का वेपर प्रेशर कम होगा, और सी के वेपर प्रेशर सबसे कम होंगे। तो हमने देखा कि नेचर ऑफ लिक्विड पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड कहने का मतलब ये आता है यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसके ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर को जो अफेक्ट करने वाला, जो टेम्परेचर से कैसे वैरी करेगा वेपर प्रेशर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन का कहना है कि अगर T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर का मैग्नीट्यूड P1, अगर T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर का मैग्नीट्यूड P1 हो और T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर का मैग्नीट्यूड T2 हो, तो log P2 by P1 equals to delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2 होगा। यहाँ याद करने का एक सिंपल टेक्निक आप यूज कर सकते हैं कि 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 पर खत्म हो रहा है, मीनिंग अगर यहाँ पर मैं लिखूं इसे log P1 by P2 से, तब रिलेशन ऐसा हो जाएगा डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन by 2.303 R। यहाँ पर 1 से स्टार्ट है तो 1 पर खत्म होगा, मीन्स 1 by T2 minus 1 by T1, तब ये रिलेशन होगा। देखिए तो 2 से स्टार्ट तो 2 पर खत्म, और 1 से स्टार्ट तो 1 पर खत्म। वेपर प्रेशर के बाद जब हमने वेपर प्रेशर समझ लिया, अब हमारा जो डिस्कशन चलेगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर होगा, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सोचिए क्या होता है, जैसे एक कोई सॉल्यूशन है हमने बनाया, एक बार हमने एक प्योर लिक्विड को लिया, ये कंटेनर है और इसमें हमने प्योर लिक्विड को लिया। लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केप करने स्टार्ट करेंगे, और इनके एस्केप होने के कारण अब एक लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, दैट इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। और यहां पर जो वेपर ने प्रेशर को एक्सर्ट किया, जिस प्रेशर को एक्सर्ट किया, इसको लेट अस कंसिडर, हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं P नॉट से। P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब इस लिक्विड में हम एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। वी आर एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। एक एक वर्ड पर आप ध्यान दोगे, हमने क्या कहा कि हमने क्या ऐड किया है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। मीन्स द नेचर ऑफ सॉल्यूट इज दैट इट इज नॉट वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और लिक्विड। जब भी सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो उसकी एक कंडीशन है, देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं भी हो, वीक भी हो, लेकिन जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा तब तक सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा और सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन बनने का कंडीशन क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। अब हमने इसमें ऐड किया है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। द नेचर ऑफ सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल,
मतलब सॉल्यूट एस्केप नहीं करता है। अब जब ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल है तो ये चारों तरफ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सॉल्यूट मॉलिक्यूल विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑल ओवर द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में जहां भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब लिक्विड मॉलिक्यूल के एस्केप करने की टेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी। जब सॉल्यूट नहीं था तो कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं था, आपस में जो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे, इसके कारण जो भी लिक्विड होता था वो एस्केप कर पाता था। अब यहां पर हमने क्या ऐड किया है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट खुद एस्केप नहीं कर रहा, खुद वोलाटाइल नहीं है, साथ ही साथ ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को चारों तरफ से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल को भी एस्केप नहीं करने दे रहा है। मींस द अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म्ड हियर विल बी लेस विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन। यानी अब जो यहां पर वेपर का अमाउंट होगा वो इसके रेस्पेक्ट में कम होगा। तो लेट अस कंसिडर ये पीएस है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीएस से। पीएस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। The magnitude of PS will be less than P naught. Means जो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड का, जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चल मान लेते हैं कि यहां पर 760 mm का वेपर प्रेशर है और यहां पर 700 mm का प्रेशर है। तो लोअरिंग कितने से हुई, कितने से ये वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ? तो 760 माइनस 700 यानी 60 से। तो 60 इज व्हाट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू lowering in vapor pressure is equal to P naught minus PS। जितने से वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ वो है P naught minus PS। मीन्स वेपर डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज रिगार्डेड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अब हम लोग सम अप करते हैं एक बार। देखिए तो व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर लिक्विड, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसमें, प्योर लिक्विड में, तो इसके कारण क्या हुआ, इट डिक्रीजेस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ लिक्विड। इसके कारण लिक्विड की एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ऐसा क्यों हुआ? तो एक्चुअली सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नाइदर अंडरगो इवेपोरेशन, ना तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेगा। क्यों नहीं इवेपोरेट करेगा? क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है। नॉर इट अलाउज लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एस्केपिंग, ना ही ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा कि वो एस्केप कर जाए। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बाय अट्रैक्टिंग देम सो अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म्ड डिक्रीजेज और वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। तो इसके कारण वेपर क्या हुआ, कम बना और वेपर प्रेशर घट गया। तो कह रहे हैं डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? ये जो डेल्टा पी है, तो ये एक तरह का डिफरेंस है किस चीज का, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बाद जो टर्म आते हैं वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के साथ हम कंपेयर करते हैं, तब जो रेशियो आता है उस रेशियो को हम लोग कहा करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक बार एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? पहला ऑप्शन था वेपर प्रेशर। नो, वेपर प्रेशर इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
दूसरा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या है ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? तो कह रहे हैं रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये एक तरह का रेशियो है। किसका? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है और LVP इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना है? डेल्टा P डिवाइडेड बाय P नॉट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा P के बदले P नॉट माइनस PS बाय P नॉट। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इस पूरे चैप्टर में एक साइंटिस्ट छाए हुए हैं, वो है रॉल्ट। उन्होंने यहां पर एक लॉ दिया जिसको कहते हैं रॉल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ दिया इन्होंने जिसका नाम है रॉल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कहते हैं कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वैल्यू है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो वैल्यू होगा वेपर प्रेशर, ये इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या बोला? कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, दिस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दैट इज P नॉट माइनस PS बाय P नॉट, यही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। This is equals to mole fraction of solute. Okay? अब आते एक बात को समझिए, इस P नॉट से इस P नॉट में डिवाइड करिए और इस P नॉट से इस PS में डिवाइड करिए, तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं इक्वेशन 1। नाउ P नॉट बाय P नॉट, P नॉट बाय P नॉट माइनस PS बाय P नॉट is equal to mole fraction of solute। P naught divided by P naught का वैल्यू कितना होगा? 1 minus PS by P naught is equals to mole fraction of solute। PS by P naught equals to, इसको अगर हम इस साइड ले जाएं, इसको अगर इधर ले आए तो 1 minus mole fraction of solute will be equal to mole fraction of solvent। तो एक रिलेशन और आया, वो है PS equals to P naught into mole fraction of solvent। ये सेकंड नंबर का रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये सेकंड नंबर का रिलेशन है, बट मेन जो रिलेशन है वो ये है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हमने जो रिलेशन देखा वो ये था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो आया P नॉट माइनस PS बाय P नॉट, दिस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ध्यान देंगे तो ये P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बदले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन का यही मतलब आता है, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान दें, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात होती है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट सॉल्वेंट का अमाउंट के रेस्पेक्ट में बहुत कम होते हैं, और जब सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट का मोल बहुत कम होगा तो हम सॉल्यूट के मोल को इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मोल क्या है? लेस है, तो वो क्या हो गया? नेग्लेक्ट हो गया। तो अब हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
ये भी एक रिलेशन आया, एक रिलेशन है, इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर, एक रिलेशन हमने सीखा रॉल्स लॉ से ही कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये भी एक रिलेशन आया था रॉल्स लॉ का, यही था इक्वेशन नंबर 2 हमारा, जो इक्वेशन नंबर 2 थे वो यही थे। अब देखिए, पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर। मीन्स ये एक तरह का कांस्टेंट है, किसी भी लिक्विड का जो पी नॉट का वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जब इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाएंगे तो वी विल पुट अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज PS is proportional to mole fraction of solvent। एक सॉल्यूशन ये है, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मानते हैं x1 है, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x2 है। लेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज PS1 here and in this solution vapor pressure of solution is PS2 here, so we may write it as PS1 by PS2 equals to mole fraction of solvent in 1 by mole fraction of solvent in 2। तो एक एनालिसिस ऐसे भी होता है, और अब इन सारे एनालिसिस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक पर बेस्ड जेई 2016 मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। देखिए तो क्या बोल रहे, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम वाटर। चलो एक डायग्राम बनाते हैं, इससे समझने में आसानी होती है। वी हैव 178.2 ग्राम ऑफ वाटर एंड हियर 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू इट। 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम वाटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन इज, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है, पी नॉट का वैल्यू, वेपर प्रेशर प्योर वाटर का, वो हम लोग 1 एटमॉस्फेयर और 760 टॉर कंसिडर करते हैं। 760 टॉर कंसिडर करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है एंड ग्लूकोज इज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। तो P naught minus PS by P naught is equals to mole fraction of solute. The magnitude of P naught is 760 minus PS by 760 equals to mole fraction of solute का मतलब आएगा number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent। तो 760 minus PS by 760 will be equal to मोल ऑफ सॉल्यूट। मास है कितना ग्लूकोज का, 18, एंड ग्लूकोज का मोलर मास इज 180। फिर सॉल्यूट वही है 18 बार 180 प्लस वाटर कितने हमारे पास 178.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। जब हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको पीएस का वैल्यू जो मिलेगा वो मिल जाएंगे 752.4 और यही होगी जेई 2015 में आए हुए इस न्यूमेरिकल को अब देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टॉर। जब प्योर एसीटोन है, जब सिर्फ एसीटोन है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी नॉट से। The value of P naught is 185 torr. Now, when 1.2 gram of a non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone, जो सॉल्यूशन बन रहा है इसमें 100 ग्राम किनके हैं, एसीटोन के हैं, और इसमें डिसॉल्व हो रहा है 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। 1.2 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ एसीटोन में।
its vapor pressure was 183 torr. पहले जब प्योर एसीटोन था उस समय वेपर प्रेशर कितना है 185. जब नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं तब वेपर प्रेशर कितने हो गए 183. नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है 185 से 183. दिस इज द वैल्यू ऑफ पीएस 183 torr. Now the molar mass of the substances, we have to find the molar mass of solute. Now the relation will be from Raoult's law. We know that P naught minus Ps by P naught is equals to mole fraction of solute. Now P naught का value आ रहा है 185 minus 183 divided by 185 is equals to mole fraction of solute. का मतलब number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. 185 minus 183, that is 2 divided by 185 equals to number of moles of solute. Mass is 1.2. We have to find the molar mass of the substances. Let molar mass of substance be X divided by mass by molar mass plus 100 ग्राम एसीटोन का है डिवाइडेड बाय एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3. यहां से इसके मोलर मास के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे. जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x के वैल्यू मिल जाएंगे. जो भी x का वैल्यू होगा वही x इज द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. सॉल्व इट, you will get the answer. जेई 1993 में पूछा हुआ. अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं. What weight of the non-volatile solute urea needs to be dissolved in 100 gram of water? जो क्वेश्चन है उसमें 100 ग्राम है किनके वाटर के 100 ग्राम है वाटर के और इसमें हमने डिसॉल्व किया है किसको. तो व्हाट वेट ऑफ यूरिया मान लेते हैं कि x ग्राम है किसका यूरिया का. यही हमें फाइंड आउट करना है. इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%. तो लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मान लेते हैं प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है P नॉट. जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है दैट इज डेल्टा P. ये P नॉट का कितना परसेंट है 25%. लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है कितना P नॉट और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मैग्नीट्यूड गिवन है. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीज हो रहा है किससे 25% से. तो P नॉट का 25% मीन्स 0.25